प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 9वीं जमात का सबक नंबर 15 और हिस्सा 10 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में काफ़ी कुछ मालूमात मैंने आपको फराहम कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे से बता दिया था कि ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की किन किन ज़राओं से की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीके से फिर से वो मालूमात फराहम करने वाली हूँ ताकि हमारा ये जो सबक है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। इसका बस एक ही पॉइंट बचा है, इंशाल्लाह ये आज ख़त्म हो जाएगा। तो हम देख रहे थे कि ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की किन किन तरीक़ों से की जाती है। तो इससे पहले की तमाम वीडियोस में आप देख चुके हैं। तो मैंने बताया था कि ग़िज़ाई वसाइल की तरक्की के जो ज़राए हैं तो उसमें फ़सलों की पैदावार। अब फ़सलों की पैदावार किस किस तरीके से की जाती है तो हम सभी जानते हैं कि बनी नौ इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए या तमाम जो जितने भी जानदार ज़मीन पर मौजूद है वो तमाम जानदारों को ज़िंदगी जीने के लिए जो ऑक्सीजन और पानी के साथ साथ ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। तो वो ग़िज़ा की ज़रूरतों में किस तरीके से अपनी ग़िज़ा पैदा करते हैं। अब पैदा करना मतलब हमारी ग़िज़ा का दारोमदार फ़सलों पर और जानवरों पर है। इसके अलावा हम गोश्त खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, दाल चने, ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से फ़राहम होती है। हम डिपेंडेंट हैं, हम दूसरों पर डिपेंड, भले ही हम पैसा कमा लें, सब कमा लें, लेकिन जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है वो इन्हीं चीज़ों से पूरी होंगी। तो फ़सलों की पैदावार के लिए नई नई किस्म की फ़सलें जो हमें फ़ायदा पहुंचाती है तो फ़सलों को बोना। फिर उसके बाद फसली तरक्की। तो फसली तरक्की के अंदर यानी फ़सलें जो अनाज खेतों से फ़राहम होता है तो वो अनाज जो हमें मिलता है तो वो कम मिक़दार में निकलता है। तो उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसके अंदर कैसे कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा किया जाए, इसके बारे में सोचना। फ़सलें जो पकती है तो एक फ़सल पकने में 1 साल जैसा वक्फ़ा लेती है तो कम वक्त में फ़सल कैसे तैयार होंगी, इसके बारे में सोचना। उसके बाद बीजों की जो किस्म जो बीज खेत में बोए जाते हैं ताकि उससे फ़सलों के इंतज़ामात बेहतर हो सके तो वो फ़सलें कम पानी के अंदर उनकी पैदावार किस तरीके से की जा सकती है वो सोचना। उसके अलावा चारे की फ़सलें यानी एक खेत के अंदर इसके साथ साथ चारा भी उगता है, जो उनके नबातात दूसरे जो देख रहे हैं उनको चारे से भी फ़ायदा हासिल हो। तो चारे की फ़सलों को कम करके उसके अलावा वहाँ पर कोई दूसरी फ़सल को बोना जिससे एक ही वक्त में 2 फ़सलें खेत से निकल सकती है। तो ऐसी नई नई साइंसी टेक्नोलॉजी को जोड़कर, तरक्की को जोड़कर ऐसी किस्में और गैर मुवाफ़िक मौसमी हालात। अब गैर मुवाफ़िक मौसमी हालात के हम देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बारिश हुई ना, तो अब ये जो बारिश हुई ये बारिश का सीज़न नहीं था। बारिश का सीज़न हमें पता है कब होती है बारिश, गर्मियों के बाद बारिश आती है। लेकिन ये सर्दी में जो बारिश हुई ये कुदरती बारिश नहीं है, ये तो कोई हमारे जो तरक्की में, ये साइंसी टेक्नोलॉजी की तरक्की में जो फेरफार हुए उसकी वजह से जो ये बारिश हुई थी, ये बारिश हमारे खेतों को फ़ायदा पहुंचाने वाली बारिश नहीं, नुकसान। इसकी वजह से क्या हुआ, ज़ीरे की फ़सलों को नुकसान हुआ, कपास की फ़सलें जो है वो नुकसान करेंगी। यानी ये जो बारिश की मौसम की जो बारिश होती है वो मौसम की बारिश खेतों के लिए ज़रूरी। अगर वो उस वक्त वो बारिश नहीं हुई तो उससे भी क्या होगा कि हमारी फ़सलों को नुकसान उठाना पड़ेगा, वो जो फ़सलें पकेगी नहीं, उनसे भी ऐसी किस्म की ज़मीन और बीज बोना कि वो गैर मुवाफ़िक मौसमी हालात का तय्युन भी बरकरार रखे, उससे भी लड़ने की वो शक्ति पैदा कर सके अपने अंदर। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल, ये इसी में आ जाता है। हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल जैसे कहत, ठंडी, गर्मी, ये सब बर्दाश्त करने के लायक बीजों को और खेतों की फ़सलों को बनाना। तो ये फ़सलों की पैदावार के अंदर जो तरक्की और उसकी किस्मों में सुधारा है ये हो गया। उसके बाद फसली पैदावार के इंतज़ामात भी हमने पढ़े थे, तो उसमें तग़ज़ियाती इंतज़ामात जिसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कहा जाता है, तो उसमें 2 थे, एक मैक्रो और एक माइक्रो। अब मैक्रो में क्या होता है कि वो अनासिर को मिलाया जाता है जो पौधों को जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाशियम। जबकि माइक्रो तग़ज़ियाती के अंदर क्या होता है, लोहा, मैग्नीज़ और तांबे को दिया जाता है।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा था खाद। खाद क्या है? ये खाद सबसे अहम ज़रिया है जिसके अंदर एक कुदरती खाद है। तो कुदरती खाद क्या है? कंपोस्ट खाद। अब ये खाद जो है ये मवेशियों यानी कि एनिमल्स जो जानवर हैं उनके गोबर पेशाब वगैरह की वजह से तैयार की जाने वाली खाद जो है ये खाद जो है गोबर के ज़रिए खाद कहलाती है। यानी इनके अंदर सब जो मिकदार होती है वो उनकी फुजलात की मिकदार रहती है। तो उससे नाइट्रोजन बनता है जो 0.5 पोटाशियम की मिकदार में वो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। कंपोस्ट खाद भी इसी तरीके से है कि इंसानी फुजला और गैर नामियाती अशिया, सड़ी गली अशिया जिसे कहते हैं, और जरासीम फफूंद के अमल के ज़रिए जो खाद बनाई जाती है उसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। और ये कंपोस्ट खाद जो बनने का अमल है 3 से 6 महीने में बनकर तैयार होती है। इसे मुनासिब एक घड़ा होता है उसमें डाल दिया जाता है और इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की 0.5 और पोटाशियम की खाद कहते हैं, तो जिसे फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स में 4 किस्मों के हैं, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र्स, फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र्स, पोटाशियम वाले और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स। अब यही 4 चीज़ें जो हमें नेचुरल खाद के अंदर नेचुरल जो मैनर्स में हमें दिखाई देता है, तो वही मैनर के अंदर यही 4 चीज़ें मसनूई तरीके से तैयार की जाती है। फिर फसलों की हिफाजती इंतज़ाम भी हमने पढ़ लिए कि किस तरीके से फ़सलों को एक मुकम्मल मिकदार में उगाया जाता है ताकि जो फसलें हैं वो सही तरीके से उनको पानी पहुंचा जा सके। फिर उसके बाद गले की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अनाज को हम किस तरीके से संग्रह कर सकते हैं, यानी किस तरीके से हम हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल उन पर असर ना करें, उसकी वजह से हम अनाज को सही तरीके से हिफाजती तरीके से रख सकते कि उनमें जरासीम भी असर ना करे और उनको नमी वाले इलाकों से बचाया जा सके, साफ़ सुथरी जगहों पर रखा जा सके। जहाँ पर अनाज का ज़ख़ीरा किया जा रहा है वहाँ धुनी या हशर कुश दवाइयों का स्प्रे कर सके, अनाज को ज़ख़ीरा करने के लिए ख़ास बर्तनों का इस्तेमाल किया जा सके। तो ये क्या हयातियाती और गैर हयातियाती तरीक़ों से अनाज का ज़ख़ीरा करना होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था दाम परवरी। दाम परवरी यानी एनिमल हस्बेंड्री, यानी ज़राअत और साइंस, ये दोनों ऐसी मिली जुली साइंस की शाखें हैं। एक वो है साइंस की मिली जुली ब्रांचेस है जो जहाँ पर खेती बाड़ी के साथ साथ जो जानवर है जिसे मवेशी कहते हैं उर्दू में, वो मवेशियों की देखभाल से मुतालिक भी सभी बातों का मुतालिया किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडे, गोश्त, चमड़ा हासिल कर सकें। भेड़, बकरी और गाय वगैरह की अच्छी नस्लों की मखलूतियत के ज़रिए तैयार किया जाता है ताकि उनसे ज़्यादा पैदावार हम हासिल कर सकें। मवेशियों की ज़राअत के तहत उनका ग़िज़ा का इंतज़ाम, उनकी देखभाल और माशी में एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब मवेशियों को पालना, तो मवेशियों की ज़राअत कैसे होती है? जैसे घरेलू जानवर जो दूध देते हैं जिससे हमें गोश्त हासिल होता है, अंडे और काम करने वाले जानवर शामिल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, घोड़ा, बैल, ये क्या है? इनकी वजह से ये अच्छी नस्ल की दूध देने वाली गाय, ये तमाम चीज़ें जो है हमको एनिमलों से यानी जानवरों से फ़ायदा पहुँचता है और इसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है। जैसे कि जर्सी और ब्राउन और स्विस किस्म की गाय और मुरादाबादी ऐसी गाय है जो इससे है ज़्यादा हमें दूध हासिल होता है। और दूसरे जो एनिमल है जिससे अंडा मिलता है, गोश्त मिलता है, या फिर बैल जो है वो खेत में जोने का काम करते हैं, ज़मीन की ज़रखेज़ी बरकरार रखने का काम करते हैं। तो ये मवेशियों की ज़राअत इसे कहते हैं जिससे मवेशियों से भी किसानों को या दीगर इंसान जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, गाँव में रहते हैं, उनको वो उनकी ज़राअत का ज़रिया बनाए, यानी उनकी जो पैसे कमाने का एक ज़रिया बनाए। उसके बाद हमने देखे थे मुर्गी पालना। तो मुर्गी पालने के अंदर क्या था कि अंडों और गोश्त के लिए पाली जाती है, ज़्यादा अंडे मिले, ज़्यादा गोश्त की पैदावार हो और बेहतर नस्लें उनकी तैयार की जाए। जैसे देसी मुर्गी जिसे असील कह लेते हैं और कोलायती मुर्गी जिसे लेग हॉर्न, जिसे कि हम फार्म की मुर्गी कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ रोज़मर्रा के अंदर इस्तेमाल होती है। फिर मुर्गियों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बहुत जल्दी होती है तो उनको उन बीमारियों से बचाना। और उसके बाद आता है मछलियों का पालना, मछली पालना। तो मछली पालना क्या है? मछली से भी हमें क्या प्रोटीन हासिल होता है। सबसे बेहतरीन वसीला प्रोटीन का मछली माना जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मछलियों में होता है और मछली हासिल करने के 2 तरीके रहते हैं। कुदरती तरीका जिससे जाल डालकर जो मछेरे हैं मछली पकड़ते हैं वो, और दूसरा
बढ़ती रहे। और फिर इससे भी क्या है, इससे भी बिजनेस किया जाता है, यानी इससे भी पैसे कमाने का काम किया जाता है। तो इसके अंदर होती है समंदरी मछली और ताज़े पानी की मछली। तो समंदरी मछली के अंदर तकरीबन 75,000 किलोमीटर लंबा साहिली इलाका मछलियाँ पकड़ने के लिए खूब काम आता है। कितना? 75,000। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 75,000 किलोमीटर लंबा साहिली इलाका है जो मछली पकड़ने के ही काम आता है। और समंदर की जो मछलियाँ हैं उनकी किस्मों में ख़ास तौर पर पंप, हर्ट, मैकरल, ट्यूटोना, सर्डाइन्स और बॉम्बे डिक मशहूर है। मछलियों की ये किस्में बता रही हूँ मैं। ये सवाल आ सकता है कि मछलियों की खास समंदरी मछलियों की किस्में बताएं, तो उसमें आप बोल सकते हो पंप, हर्ट, मैकरल, ट्यूटोना, सर्डाइन्स और बॉम्बे डक, ये समंदरी मछलियाँ हैं। और समंदरी मछलियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जाल इस्तेमाल करके कश्तियों के सहारे से पकड़ी जाती है। हम देखते हैं कि मछेरे जो है वो कश्तियों के अंदर बैठकर जाल बिछाते हैं और फिर वेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर मछलियाँ आ जाती है। और यही मछलियों की वजह से उनकी माशी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये पकड़कर वो बेचते हैं और इसी वजह से फिर उनका चलता है। जैसे भेतकी और केकड़े वगैरह भी इनमें शामिल है। कुछ लोग होते हैं जो समंदर की मछलियों के अलावा दीगर मखलूक को भी अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करते है। उसके बाद आती है ताज़े पानी की मछलियाँ। तो ताज़े पानी की मछलियाँ यानी कि ये तो समंदर की मछलियाँ हो गई जो कुदरती तौर पर यहाँ रहती है और कुदरती तरीके से इनको पकड़ा जाता है। अब ताज़े पानी की मछलियाँ भी कैसी, जो नहरों, हमारे आसपास के तालाबों के अंदर पाई जाती है। और ये ताज़े पानी की मछलियों को पाला भी जाता है। और ताज़े पानी की मछलियों में ख़ास तौर पर उनके नाम बता रही हूँ, कतला और रूह मछली, जो हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है। और छोटी मछलियों को मछलियों के बीज के तौर पर पानी में छोड़ा जाता है, इसलिए उनको मुनासिब खुराक पानी में डाल दी जाती है और फिर वो समंदरी मछलियाँ जो खूब काम आती है, उनकी 2 किस्में मैंने बताई, कतला और रूह मछली। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल हम इसका आखिरी हिस्सा देखेंगे। 1 बज गया है, शहद की मक्खियों को पालना। उसके बाद ये सबक हमारा एंड हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।